हिंदी फ़िल्म के सबसे मशहूर स्क्रिप्ट राइटर्स की बात होगी तो सलीम जावेद का नाम तो हमेशा आएगा, क्योंकि उन्होंने इंडिया में स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले राइटिंग को बिल्कुल रिवॉल्यूशनाइज़ कर दिया था। करीब 24 फ़िल्में दोनों ने साथ मिलकर के लिखी थी और उसमें से करीब 20 या 22 सुपरहिट रही थी। एक फ़िल्म ऐसी थी, जो उनके करियर का सबसे बड़ा डिज़ास्टर साबित हुआ था और जब ये फ़िल्म फ्लॉप हुई थी, तो फ़िल्मी सर्कल में, फ़िल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने इनके फेलियर्स पे जश्न मनाया था। बड़ी-बड़ी पार्टीज़ रखी गई थी कि सलीम जावेद की फ़िल्म फ्लॉप हो गई। आपको एक किस्सा बताता हूँ, जब शोले रिलीज़ हुई थी, तो शोले का पहला जो वीक था, पहला कुछ वीक 3 हफ्ते तक वो फ़िल्म कुछ ख़ास नहीं चली थी और सबको लगा था कि इसका एंड बदलने की ज़रूरत आ गई है। हमें रीशूट करके एंड को रीशूट करके, जय को वापस ज़िंदा करके कुछ दोबारा से रिलीज़ करना पड़ेगा, तभी शायद फ़िल्म चल पाएगी और प्रोडक्शन कॉस्ट इतना हमने खर्चा किया है, हो सकता है हमें फ्लॉप का वो पूरा जो लॉस है, वो झेलना पड़े, तो इसलिए हमें इसे री-रिलीज़ करना चाहिए। बहुत सारी बातें होती थी, रमेश सिप्पी, अमिताभ बच्चन सबने कई बार इंटरव्यू में बताया। लेकिन 2 लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस था इस फ़िल्म के स्क्रिप्ट पे और वो थे सलीम जावेद। और कॉन्फिडेंस इस लेवल का था कि सलीम जावेद ने शोले के 3rd वीक ऑफ रिलीज़ के बाद पेपर में, ट्रेड मैगज़ीन्स में एक ऐड दिया था और उसमें मेंशन किया था कि शोले जो है वो हर टेरिटरी में 1 करोड़ से ज़्यादा का बिज़नेस करेगी। वो ऐड का मैं आपको कटआउट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सलीम जावेद, देयर परफेक्ट ड्रीम शोले exactly and beautifully conveyed to the screen by these great filmmakers, GPCP, Ramesh Shippy, and the unit, will be a grosser of rupees 1 crore in each major territory of India. ये सलीम जावेद के नाम से ये एड छपा था उस वक्त ट्रेड मैगजीन्स में और जैसा इन दोनों ने प्रेडिक्ट किया था, फिल्म ने वैसा ही बिजनेस किया। हर टेरिटरी में 1 करोड़ से ज्यादा का ही बिजनेस किया फिल्म ने और इंडिया की बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर शोले बनी। अगर इन्फ्लेशन को अगर आप एडजस्ट करो तो आज के भी डेट में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल फिल्म जो है शोले को कहा जाता है कि कॉस्ट के हिसाब से उसने जिस तरीके की कमाई की थी थ्रू आउट इंडिया में, उसको आज तक कोई भी फिल्म इंडिया की मैच नहीं कर पाई है। अब ये जो एड दिया था सलीम जावेद ने, उन्हें अपने स्क्रिप्ट पे कॉन्फिडेंस था, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कब एरोगेंस में बदल जाता है, ये लोगों को पता नहीं चलता। जब शोले रिलीज हुई 15 अगस्त 1975 को, उसके बाद करीब 18 महीने तक सलीम जावेद की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। जो पहली फिल्म रिलीज हुई, वो फिल्म थी ईमान धर्म और वो फिल्म अनफॉर्चुनेटली सलीम जावेद के पूरे करियर की मेजर डिजास्टर साबित हुई। वैसे तो शान का भी कलेक्शन काफी कम था, हालांकि शान को लोग फ्लॉप कहते हैं, लेकिन शान ने अपना कॉस्ट जो था वो रिकवर कर लिया था। शान को फ्लॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि हमेशा शान को शोले के साथ कंपेयर किया जाता था। खैर, बात ईमान धरम की करते हैं। तो ये सलीम जावेद के करियर की सबसे पहली मेजर डिजास्टर साबित हुई थी। उसके कई कारण थे। ये फिल्म ईमान धरम जो है वो कंसेप्चुलाइज किया गया था 1974 में ही। मजबूर जब रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन की, उस वक्त ही ऐसी बात हो रही थी कि ईमान धरम नाम की एक फिल्म बनने वाली है, सलीम जावेद उसको लिख रहे हैं। और उसके बाद ये दीवार और इस शोले में बिजी हो गए और शोले के बाद फिर से स्क्रिप्ट पे काम हुआ और फिल्म रिलीज हुई 1977 में। लेकिन जो प्री रिलीज पब्लिसिटी थी ईमान धरम की, उसमें ये था कि सलीम जावेद ने पहला जो एड दिया था इस फिल्म की, जो जानकारी पब्लिक तक पहुंची थी मैगजीन्स के जरिए, तो जो पहला एड था उसमें सिर्फ उस कटआउट में सिर्फ ये लिखा हुआ था ईमान धरम टाइटल था और उसके नीचे स्टोरी बाय सलीम जावेद। उसमें हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, विलेन कौन है, ये सारी बातें उस पोस्टर में नहीं थी और सबको लगा कि ये सलीम जावेद में जरूरत से ज्यादा ही आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस या कहीं घमंड आ गया है कि सिर्फ मेरे ही नाम पे लोग पिक्चर देखने आ जाएंगे, लोगों को ये भी जानने की जरूरत नहीं है कि इस फिल्म का हीरो कौन है कौन नहीं है। हालांकि कुछ 1-2 हफ्ते के बाद फिर दोबारा पोस्टर्स रिलीज हुए और इस बार ईमान धरम रिटन बाय सलीम जावेद के नीचे सारे एक्टर्स के पोस्टर थे। इस फिल्म में एक्टर्स कौन कौन थे? अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, संजीव कुमार, रेखा, अपर्णा सेन, श्रीराम लागू। तो ये बहुत काफी ensemble कास्ट था और उस वक्त अमिताभ बच्चन का स्टारडम पीक पे था। सलीम जावेद की ही वजह से उन्हें जंजीर मिली थी, उसके बाद फिर दीवार, मजबूर और उधर जो बाकी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर के साथ और बाकी राइटर्स के साथ जो अमिताभ बच्चन काम कर रहे थे, कभी कभी दो अनजाने, सारी फिल्में हिट हो रही थी, हेरा फेरी, तो अदालत,
तो 1976 में ही, इनफैक्ट शोले के रिलीज के जस्ट बाद ही 1976 में कई सारी फिल्में अमिताभ की हिट हो गई थी और वो बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए थे। तो जब ईमान धर्म में पता चला कि ईमान धर्म में भी अमिताभ बच्चन है, तो लोगों की क्यूरियोसिटी और बढ़ी। ऊपर से शशि कपूर हैं, तो दीवार और कभी कभी में अमिताभ और शशि कपूर साथ काम कर ही चुके थे, तो लोगों को लगा कि एक और ये तो हिट पेयर फिर से एक साथ आने वाला है। उसको लेकर के भी जोश। संजीव कुमार भी थे उस फिल्म में। संजीव कुमार उस वक्त वन ऑफ द मोस्ट सेलेबल एक्टर्स थे। तो सबको ये तो श्योर था कि ईमान धर्म इज गोइंग टू बी अ बम्पर हिट। ऊपर से रेखा जैसी एक्टर थी। लेकिन हुआ क्या कि ये बात सलीम जावेद भी कई बार कहते हैं कि उस वक्त की फिल्मों में कई सारी चीजें जो होती थी, सिंबलिज्म हम लोग यूज करते थे उस वक्त, और सेक्युलरिज्म का मैसेज देने की कोशिश करते थे फिल्मों के जरिए हम लोग। ये बात सलीम जावेद ने ही कही थी। लेकिन इस बार हमने मैसेज जरूरत से ज्यादा दे दिया था। सलीम खान जो है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि क्या होता है ना कि जब आप पराठा या कुछ रोटी बनाते हो तो आटे में थोड़ा सा नमक डाल देते हो रोटी का स्वाद अच्छा आने के लिए। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा नमक पड़ जाए ना तो रोटी बर्बाद हो जाती है। तो सलीम खान का कहना था कि हमसे यही गलती हुई कि हमने इस तरह के जो एलिमेंट्स थे, सेक्युलरिज्म का मैसेज देने के जो एलिमेंट्स थे, कई सारे ऐसे सीन्स थे, वो सब पे हमने ज़्यादा मेहनत कर दिया बताए बजाय कि स्टोरी पे काम करने के। और इस फिल्म में कई सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज चल रहे थे, जो कि शायद ऑडियंस एक फिल्म में बहुत सारी कहानियां देखना पसंद नहीं करती, एक फिल्म में एक कहानी देखना पसंद करती है। इस फिल्म में पैरेलल बहुत सारे स्टोरीज थे। फिल्म का अगर प्लॉट आपको याद होगा तो इसमें अहमद अमिताभ बच्चन है और मोहन शशि कपूर है, और इन दोनों का जो काम है, ये दोनों झूठी गवाही देते हैं अदालत में। और इन दोनों की एक सहेली कह लीजिए या एक लड़की है, अंधी है वो, और श्यामली, और उसकी ये लोग देखभाल देखभाल करते हैं। और जो श्यामली है उसे प्यार है संजीव कुमार से, कबीर उसका नाम है। कबीर जो है वो एक बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून का बेटा है, और उसका जो बाप है वो बिजनेस टाइकून तो है लेकिन वो इलीगल बिजनेस करता है। तो कबीर का अपने फादर से बनता नहीं है और इसलिए वो हमेशा उसके अगेंस्ट रहता है। फिर एक दिन कबीर का बाप सोचता है कि मैं ये काले धंधे छोड़ दूंगा, लेकिन जब ऐसा सोचता है तो उसका जो बिजनेस पार्टनर है वो कबीर के फादर को मार देता है और कबीर को फ्रेम कर दिया जाता है इस मर्डर केस में। और इस मर्डर केस में कबीर के खिलाफ झूठी गवाही दे देते हैं ये अहमद और मोहन, जो अमिताभ और शशि कपूर है। लेकिन बाद में पता चलता है, जब इनको ये पता चलता है कि जो हमारी लड़की जो श्यामली है जिसका ये लोग देखभाल करते हैं, वो उसे प्यार है कबीर से, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और फिर ये लोग कहते हैं कि मैं सच्चाई के रास्ते पे चलूंगा और कबीर को इस जो भी ब्लेम इस पे लगा है इसको, मतलब इसको इस चीज से बचाऊंगा। तो ये बेसिक प्लॉट था इस फिल्म का। लेकिन इसमें इतने सारे एलिमेंट्स थे। एक तो अहमद मोहन हिंदू मुस्लिम, फिर उसके बाद एक सिख कैरेक्टर डाला हुआ था, एक ईसाई कैरेक्टर नहीं था, तो इसलिए एक दो डायलॉग्स में लास्ट में फॉरगिव देम करके वो जो क्रिश्चियन लोग के जो होते हैं वो सारी चीजें डाली हुई थी। तो बहुत कुछ ऐसा था जो कि कुछ जरूरत से ज्यादा मसाला हो गया था। और फिल्म क्रिटिक्स भी जो थे उस वक्त के, सब ने यही कहा था कि दिस इज एक्सेसिव, और वो चीजें शायद उस वक्त ऑडियंस को पसंद नहीं आई। अच्छा, फिल्म को डायरेक्ट किया था देश मुखर्जी ने। देश मुखर्जी आर्ट डायरेक्टर हुआ करते थे और उन्होंने ही दीवार, क्रांति जैसे फिल्मों में आर्ट डायरेक्शन किया था। और उनकी तारीफ इनफैक्ट सत्यजीत रे ने भी की थी उनके आर्ट डायरेक्शन की। जब दीवार का जो वो पूरा सीन है ब्रिज के नीचे मेरे पास माँ है वाला, तो वो सारा जो ब्रिज क्रिएट किया था उसको देख करके सत्यजीत रे ने देश मुखर्जी की तारीफ की थी और कहा था कि ये एक प्रॉमिसिंग डायरेक्टर बनेंगे। लेकिन बात बनी नहीं। फिल्म देखने के बाद जो ऑडियंस रिएक्शन था वो पसंद नहीं आया, क्योंकि फिल्म जब ओपन हुई, जब फर्स्ट वीक था, तो बम्पर ओपनिंग थी, सब लोग आए थे थिएटर में देखने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई। अच्छा, जब पसंद नहीं आई और फिल्म का कलेक्शन ड्रॉप होने लगा, उस वक्त क्या था कि 1970s में थिएटर में करीब 20 हफ्ते तक अगर आपकी फिल्म चलती है तो उसको कहा जाता था कि अच्छा बिजनेस कर रही है। लेकिन ये फिल्म एक ही 2 हफ्ते के बाद इसने दम तोड़ दिया। हालाँकि जब इसका कलेक्शन गिरने लगा और ऑडियंस थिएटर में जाना बंद कर दिए, इस फिल्म को इनफैक्ट एक तरह से रिजेक्ट कर दिया था। तो फिर सलीम जावेद ने फिर एक एड दिया, और इस बार वो एड मैं आपको दिखाता हूँ। और इस बार जो ये एड दिया था उसमें इनका जो सलीम जावेद का एरोगेंस था वो झलक रहा था उस एड के जरिए। वो एड क्या था वो आपको दिखाता हूँ। वो एड कुछ ऐसा था, ये देखिए, ईमान धर्म इज द आंसर फॉर ऑल क्रिटिसिज्म। सलीम जावेद, आपकी फिल्म चल नहीं रही है, लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं,
और ये भी कह रहे हैं कि शायद सलीम जावेद के राइटिंग में अब वो बात नहीं है। और इसके बावजूद ईमान धर्म इज अ आंसर टू ऑल क्रिटिसिज्म कह के अली सलीम जावेद ने एक ऐड दिया। इससे इंडस्ट्री में और एक मैसेज गया कि ये शायद ऑडियंस को भी कुछ नहीं समझते, इनको लगता है कि सभी बेवकूफ है, हम ही समझदार हैं, हम ही मास्टर है सब कुछ के। और फिर जब ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो उसके बाद इंडस्ट्री सर्कल में पार्टीज होना चालू हुई कि कि सलीम जावेद की फिल्म फ्लॉप हुई है और लोग जश्न मना रहे थे। ये जब अभी रिसेंटली अमेज़न पे एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसमें सलीम जावेद रिटन बाय सलीम जावेद करके एक डॉक्यूमेंट्री थी। उसमें कई लोगों ने बताया कि कैसे उस वक़्त बॉम्बे सर्कल में पार्टी हुई थी सलीम जावेद के फेलियर पे। लेकिन फिर सलीम जावेद समझ गए कि हमसे गलती हुई है और उन्होंने इस बात को माना कि वाक़ई में शायद हमने इसमें ज़रूरत से ज़्यादा मसाला और सिम्बोलिज़्म और वो सेक्युलरिज़्म का मैसेज देने के चक्कर में हमने स्क्रिप्ट पे ठीक से ध्यान नहीं दिया। हालाँकि अगर अमिताभ बच्चन की आप बात सुने, तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि उन्होंने इस फ़िल्म में उतनी ही मेहनत की थी जितनी उन्होंने दीवार या जंजीर में की थी। और उन्हें बस यही लगता है कि वाक़ई में चूँकि इस फ़िल्म में बहुत सारी कहानियाँ थी, अगर सिर्फ़ एक कहानी पे ठीक से फ़ोकस करके इस फ़िल्म को बनाया जाता, तो ये फ़िल्म लोगों को ज़्यादा पसंद आती। इनफैक्ट जो इंटरवल का जो सीन है, उस जहाँ जिस जगह पे इंटरवल होता है, वो जब सलीम खान ने खुद जब ये फ़िल्म देखी थी, तो उन्हें लगा था कि जिस पॉइंट पे इंटरवल हुआ है, वो एक्चुअली फ़िल्म का एंड होना चाहिए था और यहीं पे इनसे गलती हो गई है। तो होता है, लोगों से अच्छे-अच्छे मास्टर भी जो हैं वो गलती कर देते हैं। ईमान धरम फ्लॉप हो गई, पहली बार सलीम जावेद की कोई फ़िल्म फ्लॉप हुई थी और इससे पहले जितनी भी फ़िल्म उन्होंने करीब 9 सुपरहिट फ़िल्में वो लोग लिख चुके थे। अंदाज़, हाथी मेरे साथी, यादों की बारात, ज़ंजीर, दीवार, शोले, दुनिया भर की फ़िल्में। और तो जब पहली बार ये फ़िल्म फ्लॉप हुई तो उन्हें भी झटका लगा अच्छा खासा और उसके बाद ये जावेद अख्तर ने भी कई बार बताया है कि लोग उनको नज़रअंदाज भी करने लगे थे। लेकिन फिर वो होता है ना, जो फाइटर्स जो होते हैं वो फाइट बैक करके वापस आ ही जाते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने जितनी भी फ़िल्में लिखी ईमान धर्म के बाद, वो चाचा भतीजा अगली फ़िल्म थी ईमान धर्म के बाद जो रिटन बाय सलीम जावेद थी, जो थिएटर में रिलीज़ हुई और वो फ़िल्म ब्लॉकबस्टर हुई। उसके अलावा फिर तो डॉन, त्रिशूल दुनिया भर की फ़िल्में बनाई सलीम जावेद ने और एक लेगेसी कंटिन्यू किया। बाद में हालाँकि शक्ति के बाद इनफैक्ट ये जोड़ी जो है वो टूट गई। ऑफ़िशियली तो हालाँकि वो मिस्टर इंडिया को भी कहते हैं कि दोनों ने ही लिखी थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सलीम खान का था नहीं, सिर्फ़ उन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइज़ किया था। तो शक्ति वो लास्ट फ़िल्म थी जिसमें दोनों ने साथ मिलकर काम किया था। तो ये थी कहानी ईमान धर्म की, सलीम जावेद की इकलौती फ़िल्म जो कि बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। लेकिन दोनों ने फिर अपने आप को सँभाल लिया और फिर कई सारी अच्छी फ़िल्में लिखी। तो अगर आपने नहीं देखी ईमान धर्म तो आप यूट्यूब पे इसे देख सकते हैं। इसमें अपर्णा सेन है, बहुत अच्छी एक्टर हैं, रेखा है और पहली बार ऐसी फ़िल्म थी जिसमें कि अमिताभ और रेखा थे लेकिन दोनों अपोज़िट थे, मतलब दोनों अपोज़िट नहीं थे। रेखा जो थी वो शशि कपूर की हीरोइन थी और जो अमिताभ हैं उनके अपोज़िट हेलेन थी, सलीम खान की जो वाइफ़ है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसे यूट्यूब पे देख सकते हैं।